हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार नहीं मान रहा क्या अमेरिका हॉर्मुज में, नहीं थम रहे हमले, फिर एक बार हिंदुस्तानी क्रू वाले जहाज को बनाया गया निशाना। दोस्तों इतना सब कुछ डांटने पीटने के बाद भी नहीं माना अमेरिका, बताएंगे इस बार कौन से जहाज पर किया उसने अटैक। इतना ही नहीं, वही आपको बताएंगे अमेरिकी नौसेना की बेरहमी की दास्तान। दोस्तों समंदर में तड़प तड़प कर मर गया अपना भारतीय नाविक, लेकिन नहीं की अमेरिकी नौसेना ने उसकी मदद, यहाँ तक कि उसके लाश को भी यानी शव को भी रोक लिया। दोस्तों बताएंगे इस रिपोर्ट ने ऐसी जानकारी शेयर की है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए दोस्तों, कि कैसे तड़पता रहा एक भारतीय नाविक, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया उसका बचाव। उधर आपको बताएंगे ओमान तट के पास डूबा भारतीय झंडे वाला जहाज, तो रक्षक बनी भारतीय नौसेना अचानक पहुंची और सभी 14 के 14 भारतीयों को बचा लिया उसने। दोस्तों ये तीनों अलग अलग जानकारी आपको बताने वाले हैं। चौंका देने वाली खबर वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तानी सेना ने अरसे बाद बॉर्डर पर की नापाक हरकत। दोस्तों बालाकोट में पाकिस्तानी रेंजर्स ने दागी गोलियां, बताएंगे भारतीय सेना ने कैसे दिया मुंहतोड़ जवाब, भागने को कर दिया मजबूर। वहीं ऐसा क्यों हुआ दोस्तों कि G7 समिट से पहले सड़कों पर उतरे हजारों लोग, जिनेवा में प्रदर्शनकारियों का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फ्रांस यात्रा में अब तक क्या हुआ, कहां तक पहुंची बात, साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन पर दोस्तों क्या कहा ईरान ने, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वहीं क्या है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, जिसमें शामिल हो गए टीएमसी के 20 बागी सांसद। पश्चिम बंगाल की सियासत से सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, एक से एक बेहतरीन जानकारी बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि इन भारतीयों की मौत का बदला एट एनी कॉस्ट भारत को लेना ही चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। दोस्तों बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज में जंग जैसा माहौल है। पीस डील की बात तो हो ही रही है, लेकिन इसे लेकर अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। इस तनाव की सबसे बड़ी मार दोस्तों पड़ रही है उन भारतीय नाविकों पर जो इन जहाजों में काम करते हैं। हॉर्मुज में लगातार भारतीयों को निशाना बनाए जाने को लेकर भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया था, लेकिन हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा जानकारी आपको बता दे तो उसके मुताबिक हांगकांग के झंडे वाले तेल और रसायन टैंकर बोकेम मेरांगो पर 12 से 13 जून की रात हॉर्मुज में ड्रोन हमला हुआ, जिसकी अब जानकारी सामने आई है। जहाज पूरी तरह भारतीय नाविकों द्वारा संचालित था। दोस्तों हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा, लेकिन गनीमत ये रही या फिर अच्छी बात ये रही कि सभी के सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। क्रू मेंबर्स को नुकसान नहीं हुआ दोस्तों, जो कि काफी अच्छी बात है। आपको बता दें एक तरफ अमेरिका उन जहाजों पर हमला कर रहा है जो उसकी नाकेबंदी को तोड़ने का प्रयास करते हैं, दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार कर रहा है। बीच में फंसे हैं वो भारतीय नाविक जिनका इस लड़ाई में कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर मौत का गेम खेल रहे हैं। 12 से 13 जून 2026 की रात को एक बड़ी घटना हुई। हॉर्मुज से गुजर रहे एक तेल टैंकर पर ड्रोन से अटैक किया गया। इस जहाज पर सवार पूरा चालक दल भारतीय नाविकों का था। राहत की बात यह है कि सभी नाविक सुरक्षित बच चुके हैं। जहाज का नाम है बोकेम मरेंगो। ये एक तेल और रसायन ढोने वाला टैंकर है। इस पर हांगकांग का झंडा लगा हुआ था। जहाज को चलाने की जिम्मेदारी एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट यानी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास थी। जहाज पर काम करने वाले सभी नाविक भी भारतीय थे। जहाज अमेरिकी NCAGS सुरक्षा व्यवस्था के तहत इस क्षेत्र से गुजर रहा था, यानी अमेरिकी नौसेना की निगरानी में ये रास्ता तय किया जा रहा था। इसके बावजूद 12 और 13 जून की दरमियानी रात एक मानव रहित ड्रोन ने इस जहाज को निशाना बना लिया। दोस्तों भारत लगातार इन जहाजों पर अटैक को लेकर अमेरिका के साथ बात करता दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका को 2 टूक सुनाया भी है भारत ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं। और फिर एक और नए इस अटैक की खबर सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया। इसी बीच आपको बता दें एक बड़ी ही अमेरिकी नौसेना की बेरहमी से जुड़ी खबर सामने आ रही है कि कैसे समुद्र में तड़प तड़प कर मर गया अपना भारतीय नाविक, लेकिन उसने एक बार भी नहीं की उसकी मदद, उल्टा मर जाने के बाद उसके शव को भी रोक लिया। दोस्तों अमेरिकी नौसेना ने रिपोर्ट ने खड़े कर दिए कई सबसे बड़े सवाल। आपको बता दें ओमान के ढुकम बंदरगाह पर खड़े एक पोत पर सवार एक भारतीय नागरिक की स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं के कारण उसकी मौत हो गई। भारतीय दूतावास ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट साझा करके बताया कि मृतक की पहचान निशांत उर्फ नाथन के रूप में की गई है। उसने बताया कि जब निशांत की मौत हुई उस समय वो मोटर टैंकर यानी MT सेलेस्टियल सी पर सवार थे। खुलासा हुआ है कि MT सेलेस्टियल के क्रू ने रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए अमेरिकी नौसेना से बार बार मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। अब दावा यह किया जा रहा है
कि अमेरिकी नौसेना मृतक नाविक निशांत उर्थनाथन के शव को निकालने की अनुमति नहीं दे रही है। स्पुतनिक इंडिया ने MT सेलेस्टियल शिप के रिकॉर्ड के आधार पर दावा किया है कि उसने अमेरिकी नौसेना को मदद के लिए बार बार कॉल किया। इसमें भारतीय नाविक निशांत उर्थनाथन को बहुत ज्यादा उल्टी होने की रिपोर्ट दी गई, लेकिन अमेरिकी नौसेना की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। बाद में 11 जून को निशांत उर्थनाथन की सांसें रुक गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी नौसेना अभी भी लाश को निकालने की इजाजत नहीं दे रही है। दोस्तों, इसकी जिंदगी नहीं बचाई गई और उल्टा मर जाने के बाद उसके लाश के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि कितनी बेरहम है अमेरिकी नौसेना। भारतीय नाविक को तड़पाता रहा लेकिन उसकी मदद नहीं की, उसकी जान नहीं उसने बचाई। अगर उसको समय पर इलाज मिल गया होता दोस्तों, समय पर दवाइयां मिल गई होती, ट्रीटमेंट हो गया होता, तो शायद आज उसकी सांसें चल रही होती, आज वो जिंदा होता। इस निर्मम निर्दयी अमेरिकी नौसेना पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, एक अलग खबर और सामने आ रही है, जहां ओमान के तट के निकट इंजन फेल हो जाने के कारण भारतीय ध्वज वाले एक जहाज के डूब जाने की घटना के बाद चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचा लिया गया। दोस्तों, भारतीय नौसेना रक्षक बनकर उन सभी को बचा रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि चालक दल के सभी 14 मेंबर सुरक्षित हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक है। उसने बताया कि उन्हें एक जहाज से मुंबई की ओर भेजा जा रहा है। भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि भारतीय झंडे वाले MSV विराट 1 का बचाव अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सभी 14 क्रू सदस्यों को बचा लिया गया है और वे अभी जबल अली 9 पर सवार होकर मुंबई जा रहे हैं। क्रू सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये है दोस्तों भारतीय नेवी, जिसने समय रहते इन 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया। जबकि हम गारंटी से कह सकते हैं कि भारतीय नेवी को इस चीज से मतलब नहीं होगा कि ये भारतीय है या किसी और देश के लोग हैं। भारतीय नेवी को पता है कि एक इंसानियत के नाते हमें इनकी जान बचानी है, चाहे बाद में एक्शन लिया जाए, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन फिलहाल इनकी जाने जाने से हमको कैसे भी बचाना है। ये है भारतीय नौसेना, ना कि अमेरिकी नौसेना की तरह कि कोई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है लेकिन उसको बचाया नहीं जा रहा। ऐसे में आप लोग कमेंट में दोस्तों वी सल्यूट इंडियन नेवी जरूर कह दीजिएगा कमेंट में, और अमेरिकी नेवी को लेकर आपकी क्या राय है लिखना मत भूलिएगा। रिक्वेस्ट है, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया आपने दोस्तों तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, 1 सेकंड में नहीं लगना, लाइक करना मत भूलिएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि उन 3 भारतीयों की मौत पर विदेशी मीडिया कैसे कैसे सवाल कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि क्या यही भारत का आधिपत्य है, आखिर क्यों मारे गए ये भारतीय। दोस्तों, इन 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी अमेरिका और भारत के बारे में लेकर बहस शुरू हो चुकी है। कई प्रमुख विदेशी मीडिया कलाकारों ने सवाल उठा दिया कि इस घटना का दोनों देशों की प्रमुख हस्तियों पर क्या असर होगा। अमेरिकी समाचार चैनल CNN की अगर बात करें तो उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस हमले ने भारत में व्यापक जनाक्रोश पैदा किया है और पहले से ही सांस्कृतिक रूप से चल रहा भारत सामूहिक आरोप में एक नया विवाद जुड़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार जहाज ओमान सागर से गुजर रहा था और उस पर ईरानी तेल लदा हुआ था। अमेरिकी सेना का दावा है कि चालक दल ने अमेरिकी सैनिकों पर कब्जा करने के लिए नाकेबंदी लागू कर दिया, लेकिन बाद में कार्रवाई नहीं की गई। CNN ने इस तथ्य पर विशेष जोर दिया कि यह भारत की लड़ाई नहीं थी बल्कि भारतीय की लड़ाई थी, यानी एक तरीके से भारत पर तंज कसा है दोस्तों CNN ने। वहीं उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से इस घटना पर कोई भी टिप्पणी नहीं की, जबकि विभिन्न श्रमिक और समुद्री भोजन के शौकीनों ने अभी भी भारत सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ कांति वाजपेयी ने CNN से कहा है कि यह घटना अमेरिका के साथ पहले से ही गतिरोध में एक नई समस्या बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय नागरिकों की मौत और घटनाएं होती है तो मोदी सरकार के लिए घरेलू सामान संभालना मुश्किल हो सकता है। ये कहना है दोस्तों CNN न्यूज का, यानी उसका ये कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय प्रधानमंत्री हैं, यानी भारत के लोगों के प्रधानमंत्री। ऐसे में अगर उनके भारतीयों की जान जाती है तो उनको बयान जारी करना चाहिए, वीडियो जारी करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, ऐसा कहना है दोस्तों CNN न्यूज का। वहीं अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो उसने हेडलाइन लिखा है कि भारत जो है वो अमेरिका से नाराज नहीं होना चाहता। क्या है इसका मतलब बता दें। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत की स्थिति बेहद जटिल है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका के साथ व्यापार समूह और ऊर्जा सहयोग को ध्यान में रखते हुए किशोरों को नाराज करने से बचना चाहता है। दूसरी ओर भारतीय नागरिकों की मौत को लेकर घरेलू स्तर पर जवाब देने का दबाव भी बढ़ रहा है। भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा कि ग्लोबल मर्चेंट पेट्रोलियम प्लांट्स का हिस्सा लगभग 12% भारतीयों का है। ऐसे में दुनिया के किसी भी समुद्री युद्ध का सीधा असर भारतीय नाविकों पर पड़ सकता है।
वहीं कतर स्थित मीडिया संस्थान अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अधिकारियों की इस तरह की कार्रवाई क्या थी। वहीं हांगकांग की समाचार वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भारत को इस घटना के बारे में बताया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और घटना की जाँच जारी है। अमेरिकी मूल के रॉब बिटमैन ने इसे मृत भारतीयों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृत व्यक्ति की घटना को अंजाम दिया है। वहीं दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका भारत कंपनी बदलेगी, यानी कि विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह मामला केवल 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत साझेदारी नामित इंडो पैसिफिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक समुद्री जीवों से संबंधित बड़े पैमाने पर सवाल भी उठाता है। अगले दिनों की जांच रिपोर्ट और दोनों देशों की पासपोर्ट समीक्षा में यह कहा गया है कि यह घटना टेम्परेरी विवाद साबित होती है या फिर भारत संयुक्त राज्य अमेरिका में लंबे समय तक प्रभाव छोड़ती है, ये देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल दोस्तों ये बातें हैं जो विदेशी मीडिया में चल रही हैं इन तीनों भारतीयों की मौत को लेकर। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप ये मानते हैं कि वाकई में जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीयों की मौत और अमेरिकियों की मौत की जो वैल्यूज हैं दोस्तों वो बराबर होनी चाहिए, यानी कि अमेरिका को जितना लगता है कि उसके नागरिक के मारे जाने की वैल्यू क्या है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि भारतीयों के मारे जाने की वैल्यू भी उतनी ही है, क्योंकि वो भी किसी देश के नागरिक हैं। और अब ऐसे में भारत को इसका तगड़ा जवाब लेना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। आपको बता दें जानकारी के लिए कि इन हमलों के बाद भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर डीजीएस ने बड़ा फैसला लिया है। संघर्ष वाले इलाकों में तैनाती पर रोक लगा दी है दोस्तों, यानी कि अमेरिकी सेना द्वारा खाड़ी क्षेत्र में भारतीय कमर्शियल जहाजों पर किए गए हमलों के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग यानी डीजीएस ने शिपिंग कंपनी और समुद्री भर्ती व प्लेसमेंट एजेंसियों को सलाह दी है। डीजीएस ने अगले आदेश तक भारतीय नाविकों को मध्य पूर्व के संघर्ष वाले इलाकों में तैनात न करने की सलाह दी है। डीजीएस ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में चलने वाले या वहां से गुजरने वाले जहाजों के मास्टर्स को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षा के प्रति ज्यादा सतर्क रहें, नेविगेशन से जुड़ी चेतावनियों और सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर बारीकी से नजर रखें और जहाज की सुरक्षा के सभी जरूरी उपायों और कंपनी की सुरक्षा प्रक्रियाओं को लागू करें। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता भी भारत की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेसी अध्यक्ष ने अमेरिकी हमले को लेकर सवाल खड़े कर दिए। कहा भारतीय नाविकों की मौत पर चुप रहे प्रधानमंत्री मोदी। ये बयान कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है दोस्तों। कहा कि ऑयल ले जा रहे जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हो जाती है और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने कहा कि चुप्पी जवाबदेही का विकल्प नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने मोदी सरकार पर भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और संप्रभुता को कमतर आंकने का आरोप लगा दिया। जैसा कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों। खड़गे की बात पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस पूरे सिनेरियो पर आप जो भी कहना चाहेंगे दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि ये खबर अमेरिका तक भी पहुंचे तो पता चले कि भारतीयों की मौत की क्या वैल्यू है। अब बात करते हैं अगली और सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां एलओसी पर फिर संघर्ष विराम उल्लंघन, राजौरी में पाकिस्तान की नापाक हरकत। तो भारत ने दिया करारा जवाब। अलर्ट पर भारतीय सेना दोस्तों। पाकिस्तानी सेना ने अरसे बाद बॉर्डर पर नापाक हरकत की। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना की चौकियों पर 10 से 15 राउंड गोलीबारी कर दी। इसके बाद भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों को निशाना बनाते हुए इतने गोले बरसाए कि पाकिस्तानी आर्मी भागने को मजबूर हो गई। सेना ने बताया कि स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, उधर से आए हर हमले का जवाब दिया जा रहा है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आर्मी काफी दिनों तक शांत थी। उसकी ओर से उकसावे की कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ दिनों से पाकिस्तानी रेंजर्स उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं। कभी वे ड्रोन भेजते हैं तो कभी फायरिंग करते हैं। 4 दिन पहले पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा के आसपास नजर आया। ड्रोन के भारतीय चौकियों के आसपास मंडराने के बाद सेना के जवानों ने उस पर जबरदस्त फायरिंग कर दी, जिसके बाद वो पीओके की ओर भाग गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इन दिनों जबरदस्त बवाल हो रहा है। वहां के लोग पाकिस्तानी सेना और पाक रेंजर्स को दौड़ा रहे हैं। वो उन्हें मुंह छिपाना भी मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में 2 दिन पहले भी फिर पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग की थी। 9 जून से जारी प्रदर्शन में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल यह है कि कहीं इससे मुंह छिपाने के लिए तो पाकिस्तानी सेना कहीं भारतीय पोस्ट पर फायरिंग नहीं कर रही? क्या वो पाकिस्तानियों के मन को या दुनिया को डाइवर्ट करने के लिए भारतीय पोस्ट पर फायरिंग तो नहीं कर रही? ये सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए फिर वो एक बार दूसरी नई हरकत करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा खासा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से शांत था, लेकिन अचानक से भारतीय पोस्ट पर अटैक करना यही सवाल खड़े कर रहा है। आप किस पर क्या राय है दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
जिनेवा में प्रदर्शनकारियों का हिंसक प्रदर्शन। G7 समिट से पहले सड़कों पर क्यों उतरे हजारों लोग, क्या है कारण बता दें। फ्रांस के एवियन शहर में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। रविवार 14 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के पास हजारों प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बोतलें, पत्थर और पटाखे फेंके, जबकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया के 7 सबसे विकसित देशों के नेताओं का समूह G7 सम्मेलन के लिए फ्रांस में जुटने जा रहा है। दोस्तों, सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, कनाडा और इटली के शीर्ष नेता शामिल होंगे। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी विशेष आमंत्रित देश के नेता के रूप में सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। DW की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रदर्शन एंटी G7 गठबंधन द्वारा आयोजित किया गया था। इस गठबंधन में कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन शामिल है जो पूंजीवाद, वैश्वीकरण, आर्थिक असमानता और बड़ी शक्तियों की नीतियों का विरोध करते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि G7 देशों की नीतियां दुनिया में आर्थिक असमानता बढ़ा रही हैं और विकासशील देशों के हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसी तरह से वो हर साल G7 सम्मेलनों के दौरान विरोध प्रदर्शन आम बात माने जाते हैं। दोस्तों, उधर बता दें अब तक क्या अपडेट सामने आ रही है फ्रांस से G7 को लेकर। दोस्तों, फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। बातचीत में पश्चिम एशिया की स्थिति और यूक्रेन के हालात सहित वैश्विक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की गई। पश्चिम एशिया के हालात को लेकर दोनों नेताओं ने अपने कंसर्न साझा किए, यानी अपनी दिक्कतें साझा की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई शिक्षा नीति यानी NEP के तहत फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने का निमंत्रण भी दिया। इस साल की शुरुआत में भारत और फ्रांस के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिए जाने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में हो रहे उत्कृष्ट सहयोग पर संतोष जताया। साथ ही रक्षा प्लेटफॉर्म और उन्नत तकनीकों के संयुक्त डिजाइन, संयुक्त विकास और संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा देते हुए इस सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह रही कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने मेक इन इंडिया पहल का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि हम मेक इन इंडिया पहल का सम्मान करते हैं। फ्रांस जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में इसका हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार का देश है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने बहुत बड़ा अपडेट दिया जो आपको बताना जरूरी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच राफेल को लेकर बातचीत जारी है। भारत का जोर ज्यादा से ज्यादा स्वदेशीकरण पर है, जिनमें सरकार का फोकस को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी रक्षा समझौते में स्थानीय कंटेंट और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा बढ़ावा देना चाहता है। राफेल डील को लेकर भी दोनों देश बात कर रहे हैं और कोई ठोस विकास होने पर इसकी जानकारी दी जाएगी। विक्रम मिस्त्री ने कहा कि राफेल विमान और इससे लेकर दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय वायुसेना राफेल का इस्तेमाल करती है और इसलिए दोनों देशों की सरकारों और वायुसेनाओं के बीच बातचीत आगे बढ़ी है। राफेल के स्वदेशीकरण के बारे में हमारा हमेशा से यही रुख रहा है और प्रधानमंत्री ने अपनी सभी बैठकों में इस बात का जोर दिया कि रक्षा क्षेत्र में भारत का नजरिया मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को तेजी से आगे बढ़ाना है। अब दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां अमेरिका से डील पर ईरान में बड़ी बगावत की जानकारी सामने आ रही है। जहां पर ईरान ने कहा कि हमारे सर्वोच्च नेता के हत्यारा है ट्रंप, जिसका है जन्मदिन, समझौता मत करो इससे। जी हां, ईरान में अमेरिका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर को लेकर कोहराम मचा हुआ है। ईरान के कट्टरपंथी गुटों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि ईरान की सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। इस बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर से संबद्ध फार्स समाचार वेबसाइट ने कहा कि चूंकि रविवार को ट्रंप का जन्मदिन है, इसलिए ईरानी अधिकारियों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कल जन्मदिन था दोस्तों। उनका जन्म 14 जून 1946 को हुआ था। अमेरिका ईरान शांति समझौते के विरोध में पूरे देश में रैलियां आयोजित की गई हैं। ऐसी ही एक रैली पवित्र शिया शहर कौम में भी आयोजित की गई। इस रैली को संबोधित करते हुए सांसद मोहम्मद मन्नान राइजी ने ईरानी अधिकारियों से कहा कि हमारे सर्वोच्च नेता के हत्यारे का जन्मदिन है, थोड़ा तो सम्मान रखो, कोई भी समझौता मत करो। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं लेबनान पर बरपा इजराइल का कहर, बेरूत पर भीषण बमबारी, जिससे भड़के ईरान ने अमेरिका को हड़का दिया। दोस्तों, इजराइल की सेना ने रविवार को कहा कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले किए हैं, जिनका निशाना हिजबुल्लाह से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे। बेरूत में धुएं के गुब्बार को देखा गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने रविवार को एक संयुक्त बयान में पुष्टि की है कि हिजबुल्लाह के इजरायली क्षेत्र की ओर से की गई गोलीबारी के जवाब में IDF बेरूत के दहिए जिले में हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह का मुख्य
मुख्य समर्थक माने जाने वाले ईरान ने कहा है कि अमेरिका ईरान युद्ध विराम समझौते में लेबनान में किसी भी तरह के इजरायली हमलों को भी रोका जाना शामिल होना चाहिए। वहीं इस पर ईरान ने भी कड़ा विरोध जताया दोस्तों, जिसके बाद आनन फानन में नेतन्याहू पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। कहा नेतन्याहू ने पीस डील को खतरे में डाल दिया। कहा सब कुछ बर्बाद मत करो नेतन्याहू, क्योंकि नेतन्याहू ने यह हमला ऐसे वक्त में किया दोस्तों जब अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी शांति डील लगभग फाइनल स्थिति में पहुंच चुकी थी और ईरान को इतना गुस्सा आया दोस्तों कि डील टूटने तक की नौबत आ गई। और अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि यह हमला नहीं होना चाहिए था। ट्रंप ने इसको लेकर नेतन्याहू को कड़ी खोटी सुनाई दोस्तों। तो वहीं अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन, ईरान पर दिया अपडेट, साथ में यूक्रेन जंग रोकने की भी दी सलाह। कहा ये जंग रुक जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 55 मिनट तक फोन पर बात की। ट्रंप ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन में संघर्ष खत्म करना बहुत जरूरी है और वो इसमें मदद करने के लिए तैयार भी है। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि ट्रंप ने फिर कहा कि हमें यूक्रेन संकट का समाधान निकालना चाहिए, इस लड़ाई को रोकना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप यूरोपीय पार्टनर्स और कीव के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। चाहे तो G7 सम्मेलन में भी बातचीत हो सकती है। उशाकोव ने बताया कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जल्द ही रूस का दौरा करेंगे। दोस्तों वहीं आपको बता दें, रशिया से 2000 किलोमीटर दूर व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका। रशिया के तेल टैंकर पर चढ़ी ब्रिटिश आर्मी ले गई यूनाइटेड किंगडम। जी हां दोस्तों, यूके का समंदर में हाई वोल्टेज ऑपरेशन देखने को मिला, जहां ब्रिटिश कमांडो ने पहली बार रूसी तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया। जी हां, यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया की तेल कमाई पर ब्रिटेन ने चोट किया है। उसने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो सीधे क्रेमलिन तक मैसेज पहुंचा रहा है। रविवार तड़के ब्रिटिश सेना ने इंग्लिश चैनल में रशिया की कथित शैडो फ्लीट से जुड़े एक तेल टैंकर पर धावा बोल दिया। इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का समुद्री इलाका है। रूस की राजधानी मॉस्को से इसकी दूरी कम से कम 2000 किलोमीटर है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 6 घंटे चले ऑपरेशन में रॉयल मरीन कमांडो, नेशनल क्राइम एजेंसी के विशेष अधिकारी और रॉयल एयर फोर्स शामिल रहे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ऑपरेशन के बाद कहा कि यह कार्रवाई रशिया के खिलाफ एक और बड़ा झटका है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पकड़े गए जहाज का नाम स्मिर्टोस है। जहाज फिलहाल इंग्लैंड के दक्षिणी तट के पास निगरानी में रखा गया है। समुद्री ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक ये जहाज कैमरून के झंडे तले चल रहा था। 5 जून को ये रशिया के उस लूगा बंदरगाह से रवाना हुआ था, जो सेंट पीटर्सबर्ग के पास स्थित एक बड़ा तेल टर्मिनल है। इसके बाद ये पश्चिमी की ओर से बढ़ते हुए इंग्लिश चैनल पहुंचा। दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि जुलाई 2025 में इस जहाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तब इसका नाम मिर्टोस था। प्रतिबंधों के बाद इसने अपना नाम और झंडा दोनों बदल लिया था, लेकिन तब भी पकड़ में आ गया। जी हाँ दोस्तों, जिसने रशिया को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका दिया है। वहीं बता दें, रशिया से तेल खरीदने पर यूरोपीय देश ने दिया भारत का साथ, तो टेंशन में आ गया ट्रंप दोस्तों। यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया से सस्ता तेल खरीदने को लेकर भारत को लगातार पश्चिमी देशों की आलोचनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन अब एक यूरोपीय देश खुलकर भारत के समर्थन में सामने आ गया है। फिनलैंड की विदेश मंत्री अलीना वॉल्टोनेन ने कहा है कि भारत ने रशिया से तेल खरीदते समय किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने साफ किया कि भारत ने G7 देशों की तय की गई प्राइस कैप पॉलिसी के तहत ही तेल खरीदा था। ऐसे में भारत पर सवाल उठाना सही नहीं है। फिनलैंड के इस बयान को भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी मानी जा रही है। तो वहीं अगली खबर बता दें, ताइवान ने ठुकराया चीन का एकीकरण मॉडल। कहा यह दोस्ती नहीं कब्जे की तैयारी। जी हां दोस्तों, ताइवान ने चीन पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगा दिया कि बीजिंग आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नाम पर ताइवान को अपने में मिलाने की दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहा है। ताइवान ने चीन का एकीकरण मॉडल ठुकराते हुए कहा कि यह दोस्ती नहीं कब्जे की तैयारी है, क्योंकि चीन की यह नीति वास्तविक एकीकरण नहीं बल्कि वास्तविक दबाव की रणनीति है। ये बयान तब सामने आया है जब चीन की शीर्ष राजनीतिक सलाहकार संस्था के अध्यक्ष वांग हुनिंग ने शोमेन में आयोजित वार्षिक स्टेट्स फोरम के दौरान ताइवान की विपक्षी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। तो वहीं दोस्तों, पीओके में प्रदर्शनकारियों को ख्वाजा आसिफ की धमकी। कुरान का हवाला देकर क्या कहा उसने बता दें। जैसा कि आपको हमने शुरू में बताया कि पीओके में इन दिनों पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ जनता का विरोध प्रदर्शन काफी जोरदार तरीके से जारी है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीओके में प्रदर्शन करने वाले लोगों को बहुत बड़ी धमकी दे दी। उन्होंने पीओके की जनता के आंदोलन को देशद्रोह की शुरुआत करार दिया। इसके साथ ही लोगों के विरोध को कार्रवाई को तेज करने के बीच संवैधानिक और धार्मिक दोनों तरह के तर्कों का हवाला दिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देशद्रोह की शुरुआत देश के प्रति गद्दारी और नाफरमानी से होती है। आजाद कश्मीर के कुछ गुमराह भाई जो इस वक्त किसी एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 5 अवश्य पढ़ना चाहिए, जो देश के लिए अटूट वफादारी की मांग करता है। दोस्तों, उसने पोस्ट में कुरान सूरह अल माइदा 33 के एक आयत का हवाला देते हुए लिखा कि इससे भी ज्यादा
ज्यादा जरूरी अल्लाह का फरमान है जिसमें उन लोगों के लिए सजा का जिक्र है जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग छेड़ते हैं और धरती पर भ्रष्टाचार फैलाने का प्रयास करते हैं। यानी कि दोस्तों जब प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सेना तक को हिला डाला उसके बाद अब कुरान का हवाला देकर अल्लाह का नाम लेकर इन प्रदर्शनकारियों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है पाकिस्तान के ये मंत्री। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। और मानते हैं कि पीओके आज नहीं तो कल भारत के साथ विलय होगा ही होगा। तो पीओके हमारा था है और रहेगा, लिखना मत भूलिएगा। रिक्वेस्ट है पीओके को हासिल करने के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नए फैसले से आया भूचाल। नेपाल में राजदूत पद के लिए आम नागरिकों से मांगे आवेदन। दोस्तों क्या कोई आम नागरिक भी किसी देश का राजदूत बन सकता है? नेपाल सरकार ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया है। नेपाल ने राजदूत बनने की इच्छा रखने वाले योग्य नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस कदम को देश में कूटनीतिक नियुक्तियों को अधिक पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नेपाल ने इसके लिए आधिकारिक नोटिस जारी किया है। साथ ही 7 पन्नों का विस्तृत दस्तावेज भी प्रकाशित किया गया है जिसमें पात्रता, चयन प्रक्रिया और आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। अगर योग्यताओं की बात करें तो आवेदक की न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवार नेपाली नागरिक होना चाहिए, उसके पास किसी अन्य देश की स्थायी नागरिकता या रेजिडेंसी नहीं होनी चाहिए। वहीं भ्रष्टाचार, नैतिक अपराध या गंभीर कानूनी मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेंगे। वहीं चयन प्रक्रिया में अच्छी अंग्रेजी, प्रभावी संवाद क्षमता, बातचीत और समझौता कौशल, व्यापार एवं निवेश संबंधित अनुभव को महत्व दिया जाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, सार्क और बीमस्टेक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। जी हां दोस्तों, इस फैसले पर आपकी क्या है निजी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां ममता बनर्जी के 22 बागी सांसदों ने थामा एनसीपी का दामन, कहा असली टीएमसी कौन कोट करे ये तय। जी हां, पश्चिम बंगाल की सियासत की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी लोकसभा सांसद नेशनल सिटीजन्स पार्टी में विलय करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से आ रही इस बड़ी खबर के मुताबिक टीएमसी के सभी बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। टीएमसी के बागी सांसदों का दावा है कि 28 सांसदों में से 20 सांसद एक साथ खड़े हैं। सांसद काकोली घोष ने कहा कि हम 20 सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में मर्ज करने जा रहे हैं। इस विषय को लेकर हम लोकसभा स्पीकर से मिले हैं और उन्हें अपना पत्र सौंप दिया है। हम एनडीए के समर्थन में काम करेंगे। फिलहाल तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से टीएमसी के बागी धड़े की मुलाकात तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सांसद विलय के बाद एनडीए को समर्थन देंगे। बागी नेताओं की संख्या 2/3 होने के कारण उन पर दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का खतरा भी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कानूनी और प्रक्रियात्मक पेचीदगियों से बचने के लिए तृणमूल के बागी सांसद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में इस पार्टी की मौजूदगी है। उसके बाद ये सभी एनडीए में शामिल हो जाएंगे और फिर भाजपा को सपोर्ट करेंगे। जी हां दोस्तों, वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग किया है कि इन पार्टी बागी सांसदों के किसी भी अलग गुट या धड़े को संसद में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा है कि तृणमूल कांग्रेस एक ही अविभाज्य राजनीतिक दल है और पार्टी के भीतर किसी समानांतर गुट को मान्यता नहीं दी जा सकती। इससे क्लियरली अभिषेक बनर्जी की बौखलाहट देखी जा सकती है दोस्तों। वहीं टीएमसी में इस बगावत पर कपिल सिब्बल भी भड़के और विलय को बताया बेतुकेपन का तमाशा। साथ में कहा कि उन्हें अयोग्य घोषित करो। यह है जानकारी ममता बनर्जी की टीएमसी की बर्बादी को लेकर दोस्तों, जहां सरकार से हाथ धोने के बाद अब पार्टी से भी हाथ धोती हुई दिखाई दे रही है ममता बनर्जी और उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी। इस पर आपका क्या कहना, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि सरकार में रहकर जितने अच्छे काम ममता बनर्जी ने किया है उन सबका फल अब मिलता दिखाई दे रहा है। अब उनको पता चल पा रहा होगा कि आखिरकार उस 15 साल को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और ऐसा नहीं होता। तो अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।